स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। कवि कहते हैं कि भारत की भूमि पर सोने के समान मूल्यवान अमूल्य धान उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतिहर कृषक अत्याचारी शासकों द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा कुचले जा रहे हैं। वे दूसरे के पैरों तले दबे जा रहे हैं। जिस प्रकार धरती सहनशील होती है, उसी तरह भारत माँ के सभी संतान भी सहिष्णु हैं, किंतु सहिष्णु भारतवासियों का मन अत्याचार शोषण से कुंठित हो गया है। भारत के किसान का भी मन धरती के समान सहिष्णु है, किंतु भारत माता की दुर्दशा देखकर वह कुंठाग्रस्त हो गए हैं। वे करुण विलाप कर रहे हैं, उनके होंठ कांपते हैं, उनके अधरों पर मंद मुस्कान थी, किंतु अब वे पूर्णतः मौन हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शरतकालीन चंद्रमा को किसी राहु ने ग्रस लिया है, अर्थात विदेशी शासकों की बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा के लिए ग्रसित हो गया है। आगे कवि कहते हैं कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशती। अर्थात भारत माता की भ्रिकुटी यानी भौएं चिंतित होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। भारत माता के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। भारत माँ की आंखों में आंसू भरे हैं। भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाता था, किंतु आज इस क्षितिज पर अज्ञानता की पराकाष्ठा चारों तरफ फैल गई है। धरती, आकाश सभी इसके प्रभाव से ग्रसित हैं। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कुहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल हो गया है। कवि कहते हैं कि भारत ने ही सारे संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा हो गया है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत स्वयं अंधानुकरण से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। चलिए आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। कहने का अर्थ है कि विदेशियों द्वारा बार बार पद दलित करने के उपरांत भी भारत माता के सहृदयता के भाव को नहीं रौंदा जा सका है। इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। अब तक की तपस्या सफल हो रही है। इसका तप संयम रंग ला रहा है। अहिंसा का सुधापान कराकर यह लोगों का भय भ्रम आदि को दूर करती हैं। सब कुछ खो देने के बाद भी भारत माता अपने संतानों में वसुधैव कुटुंबकम की ही शिक्षा देती हैं। यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान आज भी सहिष्णु बनी हुई है। इस विशेषता के कारण अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही हैं। आशा है बच्चों आप इस कविता के भावार्थ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस कविता में भारत का यथार्थ चित्र प्रस्तुत हुआ है। कवि कविता में भारत माता के प्रवासिनी होने का उल्लेख कर इस तथ्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भारत गाँव का देश है। गाँव का विकास ही सही मायने में भारत का विकास है। आज भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी हो गई हैं, फिर भी अपने तप संयम के बल पर भारत में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को उन्होंने दूर कर दिया है और जीवन को विकसित करने की प्रेरणा अब भी देती हैं। भारत माँ के सच्चे दर्शन भारत के ग्राम में ही संभव हैं। तो आइए अब हम कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। पहला और प्रमुख बिंदु है कि भारत माता के जो दर्शन हैं वह हमें कहाँ होते हैं? ग्रामीणों में होते हैं। दूसरा है भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है। पूरी कविता को पढ़ने पे पता चलता है कि पंत जी यह बताना चाहते हैं कि भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है
कि यह कविता अंग्रेजों के शासन काल में लिखी गई थी। आगे देखिए, राष्ट्र प्रेम एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण इस कविता में समस्त जगह दिखाई पड़ता है। कविता में जब हम भारत माता की बात करते हैं, यानी अपनी धरती की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो वहाँ राष्ट्र प्रेम है एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण। यह क्या है? प्रगतिवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि यथार्थ चीज़ों को रखा गया है, काल्पनिक बातें नहीं की गई हैं। आगे देखिए, भाषा जो है वह तत्सम प्रधान है। पूरी कविता को आप पढ़िएगा तो कई ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ हमें सोचना पड़ता है कि वह अर्थ क्या होगा। शुद्ध परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया गया है और प्रतीक भी हैं, उपमान भी है। भारत माता को कई शब्दों से, संबोधनों से उपमा दिया गया है उनका। आगे देखिए, आज़ादी के पूर्व की रचना होने के कारण जनसंख्या 30 करोड़ कही गई है। कविता में एक जगह पंक्ति है कि 30 कोटि संतान अर्धनग्न। वहाँ कहा गया है कि 30 कोटि संतान, यानी 30 करोड़ संतान की बातें कही गई हैं। आगे, सत्य, अहिंसा एवं मानव प्रेम के सिद्धांतों की व्यंजना है। संपूर्ण कविता को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पंत ने कविता के माध्यम से सत्य, अहिंसा एवं मानव प्रेम के सिद्धांतों को रखा है, बताया है। गीता के आध्यात्मिक संदेश का महत्व भी वहाँ बताया गया है। कहा गया है गीता प्रकाशिनी। भारत माता को गीता प्रकाशिनी कहकर संबोधित किया गया है, यानी गीता के आध्यात्मिक संदेश का वहाँ महत्व दर्शाया गया है। आगे देखिए, अरविंद के शिक्षा दर्शन का पंत पर प्रभाव। जब हम सुमित्रानंद पंत की कविता को पढ़ते हैं तो उससे पहले कवि परिचय दिया हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है कि कवि पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो अरविंद के शिक्षा दर्शन से पंत प्रभावित थे। पूरी कविता, चूँकि सुमित्रानंदन पंत छायावादी हैं, इसीलिए पूरी कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें छायावादी काव्यधारा तो दृष्टिगत होती ही है, साथ ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। छायावादी काव्यधारा में अनुभूति और सौंदर्य के स्तर पर प्रायः मानव और प्रकृति के भावों और रूपों का तादात्म्य दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी वहाँ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम भारत माता को पढ़ते हैं तो वहाँ अनुभूति के स्तर पर, यानी भारत माता, हमारा देश, हमारा भारत, हमारी धरती, उसे हम माँ के रूप में महसूस करते हैं। कवि ने पूरी रचना में भारत को माता के रूप में दर्शाया है। और सौंदर्य के स्तर पर कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि भारत माँ का सौंदर्य केवल प्रकृति चित्रण के रूप में दिखाया गया है, बल्कि यथार्थवादी दृष्टिकोण के स्तर पर वहाँ दिखाया गया है। इसीलिए मानव और प्रकृति, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 शब्द लिखा हुआ है, मानव और प्रकृति के भावों और रूपों का तादात्म्य दिखाई पड़ता है। यानी कि भारत माता क्या है? देश मानव से बना है, हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, उससे भारत माता बनी है। तो वहाँ मानव और प्रकृति 2 रूपों में हम मान सकते हैं। एक तो नेचर जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक दृष्टि से, और एक प्रकृति स्वभाव को भी कहते हैं। तो भारतवासियों की जो स्थिति थी उसे भारत माता के रूप में कवि ने दर्शाया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हमने जाना।